रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनाइजिंग, जो सेकंड स्टेप है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, इसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन का मतलब क्या है, इसके बारे में बताया था। देन हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की 6 की एलिमेंट्स, कि वो एलिमेंट्स जो डिटरमिन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है उनकी पिक्टोरियल डायग्राम भी दिखाई थी। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन जो है वो डिटरमिन किया जाता है। ये 6 की एलिमेंट्स है, जिनमें से 3 एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड। अब अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट था लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन। रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं आज के लेक्चर में ये डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। चेन ऑफ कमांड का जो कॉन्सेप्ट था, चेन ऑफ कमांड का जो रिमेनिंग पोर्शन था, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, वहाँ से, और फिर हम इंशाल्लाह ताला स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ये वो स्लाइड्स आप देख रहे हैं, इनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड के बारे में पढ़ा था कि चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है जी, हिरार्की में जो लिंक्स होते हैं, जो एक कनेक्शन होता है डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स का, एम्प्लॉयज़ का, सबॉर्डिनेट और बॉस का जो रिलेशनशिप होता है, उसकी एक लाइन होती है। वो लाइन, वो चेन डिटरमिन करती है कि कौन किसको जवाबदेह है, कौन हायर लेवल एम्प्लॉय है, कौन लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, कौन फर्स्ट लाइन मैनेजर है, कौन मिडल लेवल मैनेजर है। तो चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड हमने पढ़ा था जी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड और डेलीगेशन। चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिटरमिन करते हैं कौन हायर लेवल एम्प्लॉय है, कौन मिडल लेवल है और कौन जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, तो कुछ लोगों के पास जो अथॉरिटी होती है, इख्तियारात होते हैं, वो लाइन अथॉरिटी कहलाती है और कुछ की स्टाफ अथॉरिटी कहलाती है। लाइन अथॉरिटी मीन ऐसे मैनेजर जिनके पास लाइन अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी का मतलब ये है जी कि ऐसी अथॉरिटी जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, कि ऐसी अथॉरिटी रखने वाले जो मैनेजर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो फ़ैसला साजी कर सकते हैं, कोई भी नया स्टेप, कोई कदम उठा सकते हैं। उनके पास इख्तियार होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं, किसी डिपार्टमेंट को रन कर रहे होते हैं, किसी एक सेक्शन को जो है वो ज़िम्मेदारी होती है उनकी, उसको रन करना, उसको ऑथोराइज़ करना, उसके बारे में सारे फ़ैसले करना। तो ऐसी अथॉरिटी जिसमें आप फ़ैसला कर सकें, आप कोई कदम उठा सकें, कोई चेंज ला सकें, ऐसी अथॉरिटी को लाइन अथॉरिटी कहा जाता है। जबकि स्टाफ अथॉरिटीज़ के बरक्स है। स्टाफ अथॉरिटी में आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आप कोई फ़ैसला अपने सर पर नहीं उठा सकते। तो स्टाफ अथॉरिटी ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे मैनेजरियल पोस्ट्स हैं, ऐसी डेजिग्नेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका काम सिर्फ हेल्प आउट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, सजेस्ट करना है, रिकमेंड करना है। ये फ़ैसला नहीं कर सकते, अपने सर पर कोई कदम नहीं उठा सकते। तो लाइन अथॉरिटी क्या है? लाइन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। लाइन मैनेजर हैव द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स टू दोज इन द चेन ऑफ कमांड। जो इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, जो चेन ऑफ कमांड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में इनके मतहत लोग होते हैं, ये उनको ऑर्डर दे सकते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी की जो एक्शंस हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट, द प्रोडक्शन मैनेजर, द सेल्स मैनेजर आर द एग्जांपल ऑफ लाइन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, प्रोडक्शन के सारे फैसले कर सकता है। सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा, हेड होगा, ये सेल्स से रिलेटेड सारे फैसले कर सकता है। जबकि स्टाफ मैनेजर हैव एडवाइजरी अथॉरिटी, ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एंड कैन नॉट इशू ऑर्डर नहीं दे सकते टू दोज इन द चेन ऑफ कमांड। जो इनकी चेन ऑफ कमांड में होते हैं, जो इनके मतहत होते हैं, इनके सेम लेवल पर होते हैं, ये उनको
कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते एक्सेप्ट दोज इन देयर ओन डिपार्टमेंट। हाँ, जो इनके मतहत हैं, जिनका काम एडवाइसेस देना है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा उसमें जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसके जो मतहत अकाउंटेंट हैं, उसके हेल्पर्स हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनको तो ये ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक इन्हें हायर अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर की तरफ से इजाज़त ना मिले। इसी तरह इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, मार्केट रिसर्च मैनेजर्स हैं, इंटरनल ऑडिटर हैं, लीगल एडवाइज़र्स हैं, ये वो मैनेजरियल पोस्ट्स हैं जो अपने सर पर फैसला नहीं कर सकते। तो लाइन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स, वेयर एज स्टाफ मैनेजर हैव एडवाइजरी अथॉरिटी एंड कैन नॉट इशू ऑर्डर्स टू दोज इन द चेन ऑफ कमांड एक्सेप्ट फॉर दोज इन देयर ओन डिपार्टमेंट। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो ये ऑर्डर दे सकते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से कोई रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो ये लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी का डिफरेंस था, ये चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड था। हम चलते हैं जी फोर्थ जो की एलिमेंट है, 6 की एलिमेंट्स में से फोर्थ एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है जी? देखें, ये हम वो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं जिनकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना उसका डिज़ाइन बनता है, उसकी शेप बनती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि वो स्पैन, वो एरिया, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो किसी एक मैनेजर, एक बॉस के अंडर काम करेंगे, उसके सबॉर्डिनेट होंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल कि किसी मैनेजर, किसी बॉस के अंडर, किसी सुपरवाइज़र के अंडर कितने लोग हैं, कितने उसके सबॉर्डिनेट हैं, कितने उसके मतहत लोग काम कर रहे हैं, जिन पर वो ऑर्डर देता है, जिनको वो प्लान देता है, जिनसे वो एग्जीक्यूशन करवाता है, जिनसे वो काम ले रहा होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल देखें वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। वाइड का मतलब है कि एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके मतहत काम कर रहे हैं। जबकि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि एक मैनेजर के अंडर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की तादाद कम है, फ्यू मेंबर्स आर वर्किंग। देखें, स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना वाइड होगा, आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उतना वाइड होगा। इसी तरह स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना नैरो होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उतना शॉर्ट होगा, स्लिम होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल देखें, ये मैनेजर की एबिलिटी है कि आप किसी को किस काबिल समझते हैं कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। एक जनरल सी बात है कि अगर एक बॉस के अंडर, एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उनको मैनेज करने के लिए। और एक मैनेजर के अंडर अगर फ्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके सबॉर्डिनेट हैं, तो उसको ज़ाहिर सी बात है कम एफर्ट करनी पड़ेगी, कम चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, उसको कम एफर्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल ये स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। देयर आर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो इफ़ेक्ट करती हैं इस डिसीजन को कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा। अगर मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो आप ये देखें, ये आपके सामने एक स्पैन ऑफ कंट्रोल है जिसमें एक बॉस है, उसके अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं, इन 4 के अंडर 16 लोग काम कर रहे हैं, इन 16 के अंडर 64 लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक के अंडर 4 लोग हैं, यहाँ 4 के अंडर 16 लोग हैं, हर एक के अंडर 4-4 लोग काम कर रहे हैं। 64 लोग हैं, उनके अंडर 256 लोग काम कर रहे हैं। 256 हैं, उनके अंडर 1024 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पैन ऑफ 4 है, हर एक के अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं। इस एक के अंडर 4 हैं, यहाँ 4 हैं तो उनके अंडर 16 लोग हैं, तो 4 आर 16 है तो हर किसी के अंडर 4-4 लोग काम करें तो 64 हो गए। 64 हैं तो हर किसी के अंडर 4-4 लोग काम करें तो 256 हो जाता है। ये एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर हर एक बॉस के अंडर 8 लोग काम कर रहे हैं। एक मैनेजर है, एक बॉस है, उसके अंडर 8 लोग हैं, फिर 8 हैं, हर किसी के अंडर 8 लोग काम करें तो 64 हो गए। 64 हैं तो हर किसी के अंडर 8 हों तो 512 हो गए। ये एक वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जबकि ये एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इसको कहा जाएगा स्पैन ऑफ 4 कि हर किसी के स्पैन में, एरिया में अंडर उसके 4 लोग हैं, जबकि इसको कहा जाएगा स्पैन ऑफ 8 कि हर बॉस के अंडर, हर एक सुपरवाइज़र के अंडर 8 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं।
तो मैं बता ही रहा था कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो ये डिटरमिन करते हैं कि एक बॉस जो है वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, एक सुपरवाइज़र के अंडर कितने लोग काम करेंगे। एनी हाउ ये एक जनरल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जितने एक हायर अथॉरिटी सुपरवाइज़र या बॉस के अंडर कम लोग काम करेंगे उतना इफ़ेक्टिवली वो जो है अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये तो जनरल हो गया ना, देखें अदरवाइज़ टेक्निकली स्पीकिंग देखें वर्क की नेचर डिपेंड करती है कि आपके काम की नौइयत क्या है। जितना टेक्निकल काम होगा, कम्प्लेक्स वर्क होगा, उतना नैरो स्पैन होना चाहिए। जितना इजी टास्क होगा, इजी डोइंग्स होंगी, इजी वर्क होगा, वहाँ पर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी मैनेज किया जा सकता है, उससे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एनी हाउ इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय द मैनेजर। वो तादाद है एम्प्लॉयज़ की जो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली सुपरवाइज़ की जा सके किसी भी मैनेजर के हवाले से। एक मैनेजर कितने लोगों को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकता है, दैट डिटरमिन देयर स्पैन ऑफ कंट्रोल। विड्थ ऑफ स्पैन, स्पैन की जो विड्थ है, जो हुजम है उसका, जो उसका एरिया है, वो डिपेंड करता है किस पर, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़। मैनेजर और उनके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और एबिलिटी पर। अगर मैनेजर की स्किल्स हाई हैं, उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और एबिलिटीज़, अगर आपके पास ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं तो कम लोगों से भी आप अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। और अगर आपके एम्प्लॉयज़ सबऑर्डिनेट जो हैं उनकी एबिलिटीज़ कम हैं, उनके पास स्किल्स कम हैं, तो जाहिर सी बात है आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करने पड़ेंगे। इसी तरह करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क बीइंग डन, काम की नौइयत पर डिपेंड करता है, काम किस नौइयत का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 50 kg का एक बैग उठाना है तो आप अकेले उठा सकते हैं। आपने 200 kg का बैग उठाना तो आपको किसी को साथ में लाना पड़ेगा। तो काम की नौइयत जो है वो डिपेंड करती है कि क्या उसमें कितने लोगों की ज़रूरत है। सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, काम की जो मुताबिकत है, सिमिलैरिटी कितनी है। अगर टास्क सिमिलर होंगे तो जाहिर सी बात है कम लोगों से काम हो सकता है, और अगर टास्क जो है वो डिफरेंट होंगे तो आपको हर काम के लिए डिफरेंट एम्प्लॉई जो है वो हायर करना पड़ेगा। दैन कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, जितना टास्क कम्प्लेक्स होगा उतने ज़्यादा लोग उसको परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे, और जितना टास्क जो है वो ईजी होगा उतने कम लोगों से आप जो है वो स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। फिर फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी क्या है। फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है जी कि कितनी जिस्मानी तौर पर नज़दीकी है सबऑर्डिनेट्स के, वो इतने एक दूसरे से कितना करीब होकर काम करते हैं। अगर उनके ऑफिसेज़ में उनके स्पेस कम है या काम की नेचर ऐसी है कि उन्हें मिलकर काम करना है, तो दैट विल डिटरमिन कि स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा या शॉर्ट होगा। इस तरह स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, आपका टास्क कितना स्टैंडर्डाइज है, कितना हाई क्वालिटी है, कितना बारीकी वाला टास्क है, उसके लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। और अगर टास्क जो है वो जनरल होगा तो जाहिर सी बात है उससे कम लोगों से भी टास्क जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। सोफिस्टिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना महज़ब है, कितना बेहतरीन है, कितना एरर फ्री है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है तो कम लोगों से भी आप टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वीक है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। दैन स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में रवायात, कल्चर, ट्रेडिशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं, दैट विल डिटरमिन के स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि वहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय के अंडर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं एक सुपरवाइज़र के अंडर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा। इस तरह प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ मैनेजर, मैनेजर के भी मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, दैट विल डिटरमिन कि भाई वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल है तो एक ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जी जैसे डिक्टेटर होता है कि वो अकेला होता है, बाकी सब उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है कि आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, यूनियन काउंसिल्स बनाते हैं, काउंसलर के इलेक्शन करवाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन होते हैं, फिर इस तरह सूबे के लेवल पर तो छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं। वहाँ पर वाइड ऑफ जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो हो जाता है।
तो प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ मैनेजर से डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। द स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमिन हाउ मैनी लेवल एंड मैनेजर्स एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव। व्हाट डिटरमिन्स द आइडियल स्पैन ऑफ कंट्रोल, किन चीज़ों से पता चलेगा कि जी स्पैन ऑफ कंट्रोल ये बेस्ट है, आपको इतना ही रखना चाहिए। कॉन्टीजेंसी फैक्टर सच एज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। Complexity of those tasks, physical proximity of subordinates, the degree to which standardized procedures are in place, the sophistication of the organization information system, the strength of the organizational culture, and the preferred style of manager will influence the ideal number of subordinates. The trend in recent year have been towards larger span of controls. आजकल जो ट्रेडिशन के मुताबिक आजकल जो ज़्यादातर प्रेफरेबल है वो लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय के अंडर जो है वो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। तो ये था दी स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट एलिमेंट पर, सेंट्रलाइजेशन। ये फिफ्थ की एलिमेंट है जी, दैट विल डिटरमिन कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करने के लिए हमें इससे रेलेवेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है जी? देखिए, सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप लेवल पर होती है। टॉप मैनेजर जो हैं वो फैसला करते हैं और वो फैसला जो है वो जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है मिडल लेवल और फिर लोअर लेवल मैनेजर्स की तरफ। मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो बाउंड होते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया है उसे एज इट इज़ जो है वो फॉलो किया जाए। ऐसा स्ट्रक्चर वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, वर्टिकल अमूदी शक्ल में होता है कि जहाँ से ऊपर से टॉप से ऑर्डर्स आते हैं और डाउनवर्ड मूव करते हैं, और डाउनवर्ड जितने भी मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। जैसा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, आर्मी में होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, एक सेंटर होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से फैसले किए जाते हैं और बाकी सब ने उनको ओबे करना होता है। लोअर लेवल या मिडल लेवल्स के पास इख्तियार नहीं होता कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सकें या अपनी राय दे सकें। दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इसके बरक्स डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है जी, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग ना हो, एक मरकज़ पर टॉप लेवल पर फैसले ना होते हों, बल्कि डाउनवर्ड से, मिडल लेवल से, फर्स्ट लाइन मैनेजर से भी हदायत जाती हों, रिकमेंडेशन जाती हों, एडवाइसेस जाती हों टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, और आपस में पार्टिसिपेशन के साथ, मुशावरत के साथ फ़ैसले किए जाते हों। सबको इख्तियार हो पार्टिसिपेशन करने का, अपनी राय देने का, अपनी सजेशन देने का, और फिर फ़ैसले किए जाएं। जहाँ पर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इख्तियार दिया जाता है कि वो भी एक्चुअली डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए टर्म बोली जाती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को ताकत देना, एम्पावर करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो फ़ैसला साजी में हिस्सा ले सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें, अपना स्टांस दे सकें, अपनी सजेशन दे सकें, अपना एक्सपीरियंस बता सकें। तो अगर आप जनरल बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन एक हेल्दी जो है वो एनवायरनमेंट को शो कर रही होती है, जहाँ पर सब लोगों की नुमाइंदगी होती है, एक डेमोक्रेसी होती है। और इसी के लिए मैंने बताया कि टर्म इस्तेमाल होती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है द डिग्री टू विच डिसीजन इज़ कंसंट्रेटेड, डिसीजन का मरकज़ होता है एट द सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का एक मरकज़ होता है, वहाँ से ही फैसला साजी सारी होती है। Organizations in which top manager make all the decisions and lower level employees simply carry out those decisions। ये टर्म जो है ना आपको मैनेजमेंट में भी और भी बाकी कॉमर्स के, बिजनेस के सब्जेक्ट्स में बार बार सुनने को मिलेगी, इसलिए इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें। डिसेंट्रलाइजेशन इसके बरक्स इसका मतलब है द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड इनपुट्स। लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ भी अपनी राय देते हैं, इनपुट्स देते हैं, अपनी सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, और एक्चुअली मेक डिसीजंस, यहाँ वो एक्चुअली फैसला कर रहे होते हैं। उनको इख्तियार मिल जाता है कि भाई आपने अपने डिपार्टमेंट का, अपने इलाके का, अपने लेवल पर जाकर ख़ुद फैसला करना है।
इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार दे देना, इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिशन, डिसीजन मेकिंग का इख्तियार दे देना ऑफ एम्प्लॉयज़ मुलाजमीन को, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एड्रेस हु, वेयर एंड हाउ डिसीजन मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर और कौन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ैसले करेगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जी सिर्फ टॉप लेवल फैसले करेगी, इज़ द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज़ कंसनट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली इन द अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द हैंडिंग डाउन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हैंडिंग डाउन, नीचे मुंतकिल कर देना, निचली अथॉरिटीज़ को मुंतकिल कर देना, टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पर। द ट्रेंड इज़ टूवर्ड decentralizing decision making in order to make organization more flexible and responsive। जितनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, रिस्पॉन्सिव टू चेंज होगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब है हालात के बदलने से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज किया जा सकेगा। ऐसा तब होता है जब आप लोअर लेवल को, मिडल लेवल को इख्तियार देते हैं एडवाइस देने का, तो आपको वहाँ से इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं, आपको प्रैक्टिकल पोजीशन का पता चलता है, आपको एक्चुअल सिनेरियो का पता चलता है, फिर उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएं। तो हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी रिस्पॉन्सिव टू चेंज है, कि वो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज कर रही है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। फिर मैंने बताया कि जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही टर्म यूज़ की जाती है, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट इज़ अनदर टर्म फॉर इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन। जितनी डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज़ होगी इसको कहा जाता है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है। एंड इज़ द इंक्रीजिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है जी कि डिसीजन मेकिंग का इख्तियार एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है। द नंबर ऑफ फैक्टर विल इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा कि हमने हमें भी प्रीवियस स्लाइड्स में स्पैन ऑफ कंट्रोल के हवाले से डिस्कस किया। तो सेंट्रलाइजेशन कब ज़्यादा होती है? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पेपर में ये अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और बताएं विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये इस वजह से ज़्यादा डिटेल में आपको दिया गया है। मोर सेंट्रलाइजेशन कब होती है? सेंट्रलाइजेशन कब होती है जी ज़्यादा? जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है जी, जहाँ पर मरकज़ पर टॉप लेवल फैसले करती है और बाकी मैनेजमेंट लेवल्स हैं जो उनका काम सिर्फ इसको ओबे करना होता है। मोर सेंट्रलाइजेशन कब होती है? व्हेन एनवायरनमेंट इज़ स्टेबल, जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंजेस ना आ रही हों, एनवायरनमेंट बड़ा स्मूथ हो, आए दिन कोई नया कंपेटिटर या प्राइसेस में चेंज या इकोनॉमिकली कोई चेंजेस ना आ रही हों, ऐसे एनवायरनमेंट में सेंट्रलाइजेशन वर्क करती है और ज़्यादा फ्लरिश करती है। सेंट्रलाइजेशन कब होती है? जब आप समझते हैं कि आपके लोअर लेवल मैनेजर आर नॉट एज़ केपेबल और एक्सपीरियंस एट मेकिंग डिसीजन एज अपर लेवल मैनेजर। जब आप ये समझते हैं कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि वो फ़ैसला साजी में हिस्सा लें, इसलिए आप उनसे पूछते ही नहीं हैं, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वही फ़ैसले करती है। वैन लोअर लेवल मैनेजर डू नॉट वांट टू हैव अ से इन डिसीजन, जब लोअर लेवल मैनेजर जो हैं वो फ़ैसला साजी में हिस्सा ही नहीं लेते, जब वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, अपनी राय का इजहार ही ना करें, तो फिर जाहिर सी बात है फ़ैसले जो हैं वो टॉप लेवल से ही किए जाएंगे। वैन डिसीजन आर सिग्निफिकेंट, जब फ़ैसले बड़े अहम नोयत के हों, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये समझती है कि उन्हें खुद ये फ़ैसले करने चाहिए रैदर दैन उन्हें लोअर लेवल से पूछ कर करने चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन इस फेसिस अ क्राइसिस और द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलियर, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नुकसान में जा रही हो, ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर का ख़तरा हो, तब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फ़ैसले करती है। फिर मिडिल लेवल से, लोअर लेवल से डिस्कस नहीं किया जाता, अपने सर पर फ़ैसले किए जाते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन में फ़ैसला डिसेंट्रलाइजेशन से किया जाना चाहिए ताकि आप मिलकर किसी मुश्किल का मुकाबला कर सकें। वैन द कंपनी इज़ लार्ज, जब कंपनी बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा मुलाजमीन हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजर्स हों, तो फिर मुमकिन नहीं होता सबसे पूछा जाए, सबकी राय जो है वो सुनी जाए और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। Effective implementation of company strategies depends on managers retaining say over what happens। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजीज़, कंपनी की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर्स की रिटेनिंग से ओवर व्हाट हैपन्स, मैनेजर्स को आपने जवाबदेह बनाना है, उन पर ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अगर आप ये चाहते हैं
या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि आर्मी में होता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजीज़, इदारे की बड़ी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इख्तियार सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखती है ताकि लोगों पर ज़्यादा डर रहे और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टास्क को परफॉर्म करें। ये बात ठीक है कि डिसेंट्रलाइजेशन लोगों को आज़ाद कर देती है और सेंट्रलाइजेशन से सख्ती से रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है। मोर डिसेंट्रलाइजेशन कौन से फैक्टर हैं जी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट आप आ जाएँ, सेंटर में लाइन लगाकर आप इसके नोट्स भी बनाएं। देखें जी, वहाँ पर एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो सेंट्रलाइजेशन होगी, लेकिन अगर एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स होगा, अनसर्टन होगा, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, मुश्किल हालात होंगे, तो फिर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। जब लोअर लेवल मैनेजर और केपेबल एंड एक्सपीरियंस, जब लोअर लेवल मैनेजर इस काबिल हों कि वो फैसला साजी में हिस्सा ले सकें, वो इस ऐसी कैपेबिलिटी रखते हों, एक्सपीरियंस रखते हों कि वो फैसले में अहम रोल अदा कर सकें। वैन लोअर लेवल मैनेजर वांट अ वॉइस इन डिसीजन, जब लोअर लेवल मैनेजर ख़ुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आवाज़ उठाएं, कंट्रीब्यूट करें, अपनी राय का इजहार कर रहे हों, तो जाहिर सी बात है फिर टॉप लेवल मैनेजर जो है उनकी वॉइस को सुनेगी, उनकी बात को कंसिडर करेगी, अहमियत देगी। डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर, जब डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट नेचर के ना हों तो फिर लोअर लेवल मैनेजर से भी राय ले ली जाती है। When corporate culture is open to allowing manager to have say in what happens, जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा हो जहाँ पर सबको इजाज़त हो अपनी राय के इजहार करने की, सबको अहमियत दी जाती हो, एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट की जाती हो, उनको ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझा जाता हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होती है। When companies geographically disperse, जब कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेज़, मुख्तलिफ शाखें, मुख्तलिफ हिस्सों में कंपनी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कंपनी बटी हुई हो, तो ऐसी सूरत में हर इलाके की डिमांड, हर इलाके में काम करने वाले मैनेजर, उनको अपनी सिचुएशन का, अपने हालात का ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो ऐसी सूरत में डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है ताकि हर एम्प्लॉय जो है, हर मैनेजर जो है वो अपने अपने इलाके के लिहाज से सजेशन दे, गाइडेंस दे, एडवाइसेस दे। व्हेन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन मैनेजर हैविंग इन्वॉल्वमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन, जब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए ज़रूरी हो कि सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, सब लोगों से पूछा जाए, उनकी राय का इजहार ज़रूरी हो, सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो। तो ऐसी सूरत हाल में, जैसे अभी कोरोना की सूरत में गवर्नमेंट जो है वो अकेली फ़ैसला नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर सबको जो है वो साथ शामिल करना ज़रूरी था, सबसे राय लेना, सबसे ओपिनियन लेना, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, पैरामेडिक स्टाफ से, जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं उनसे, उनकी ओपिनियन लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो फिर सबको साथ मिलाकर चलाया गया। तो दीज आर फैक्टर्स जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये फिफ्थ की एलिमेंट था। फर्स्ट हमने डिस्कस किया जी प्रीवियस लेक्चर में अपने कि कितनी वर्क स्पेशलाइजेशन होगी। वर्क स्पेशलाइजेशन डिटरमिन करती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इसी तरह आज के लेक्चर में, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया चेन ऑफ कमांड डिटरमिन करती है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन दैट विल डिटरमिन कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन कैसा होगा। आज अभी तक हमने डिस्कस किया जी स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। लास्ट की एलिमेंट है जी दैट विल डिटरमिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल कहते हैं कोई चीज़ नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक हो, कायदे और कानून के मुताबिक हो, एक लिमिट, एक बाउंड्री में हो, तो हम कहते हैं ये फॉर्मल है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस हद तक एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब फॉर्मलाइजेशन हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। हाई फॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने बताया आर्मी में, पुलिस में, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके लिए, जुडिशरी में देखें आप कितनी ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, कायदे और कानून के मुताबिक जो है वो इदारे चलाए जाएं। तो आर्मी में, पुलिस में, जुडिशरी में हाई फॉर्मलाइजेशन होती है। लेकिन आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में देखें, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लो फॉर्मलाइजेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़्यादा पाबंदी नहीं की जाती। इसी तरह सरकारी इदारों में और प्राइवेट इदारों में फ़र्क होता है। प्राइवेट इदारों में ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होती है, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़्यादा जो है वो पाबंदी की जाती है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली क्योंकि सुपरविज़न जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, सुपरविज़न वीक होती है, इस वजह से वहाँ पर लो फॉर्मलाइजेशन होती है। तो ये फॉर्मलाइजेशन का हाई होना और लो होना डिटरमिन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसा होगा। द डिग्री टू विच
जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स क्या हैं, स्टैंडर्डाइज हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक रुतबा है, उसके मुताबिक जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयज़ की हर काम को, हर बिहेवियर को, हर एक्टिविटी को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर किया जाए तो हम इसको कहते हैं जी फॉर्मलाइजेशन है। ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बिहेवियर्स होंगे एम्प्लॉयज़ के, उनको पाबंद किया जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, तो इसको हम कहते हैं हाई फॉर्मलाइजेशन। और जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते तो हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर जो है वो ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर लो फॉर्मलाइजेशन है। हाईली फॉर्मलाइज जॉब, जितनी और जॉब्स फॉर्मलाइज होंगी ना उतने एम्प्लॉयज़ के इख्तियार कम होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें, उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर लो फॉर्मलाइजेशन है तो वहाँ पर एम्प्लॉय को अपना इख्तियार मिलेगा, अपनी डिस्क्रिशन मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। क्योंकि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं उतने एम्प्लॉयज़ की डिस्क्रिशन, एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी जो है वो कम हो जाती है। और जितने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लीनियंट होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, उनको फॉलो नहीं किया जाता, उतना ही एम्प्लॉय में फ्रीडम आ जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। हाईली फॉर्मलाइज जॉब ऑफर लिटल डिस्क्रिप्शन, बहुत कम इख्तियार होता है और व्हाट इज़ टू बी डन, के क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। जबकि लो फॉर्मलाइजेशन मीन फ्यूअर कंस्ट्रेंट, बहुत कम रुकावटें होती हैं ऑन हाउ एम्प्लॉय डू देयर वर्क, रुकावटें बहुत कम होती हैं, इसका मतलब रुकावटें कम है और मर्ज़ी ज़्यादा है, क्योंकि लो फॉर्मलाइजेशन इख्तियार दिया जाता है, एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर फॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है और कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर फॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी नहीं होती। फॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू डिग्री टू विच जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इन हाईली फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हैव लिटल डिस्क्रिशन, एम्प्लॉय की बहुत कम मर्जी चलती है। एंड देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म आउटपुट, बड़ी तसलसल से और यूनिफॉर्म मुसलसल काम किया जाता है। फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शन, फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट पता होता है एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको वाज़िया तौर पर बता दिया जाए कि आप जिस सीट पे हैं, जो जॉब है आपकी, आपको उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और कौन सी नहीं करनी, क्या करना है और क्या नहीं करना। लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे एंड क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर, और क्लियर कट बताया जाएगा कि ये वो प्रोसीजर हैं, रास्ते हैं, तरीक़ाकार है जो आपको अडॉप्ट करना है। जबकि इन लेस फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं इन द वे दे डू देयर वर्क, और अपनी मर्ज़ी से वो काम परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन नॉट ओनली एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी दैट एम्प्लॉय विल एंगेज इन अल्टरनेट बिहेवियर, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना सिर्फ जितनी आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, फॉर्मलाइजेशन करेंगे, एम्प्लॉय जो है विल एंगेज इन अल्टरनेट बिहेवियर, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकेगा। इट इवन रिमूव, जब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकेगा, द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू कंसिडर अल्टरनेटिव, उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके, वो अल्टरनेटिव को इसके अलावा कुछ कर सके, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन है, उसे वही कुछ करना है जो उसे बताया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब फॉर्मलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी। द डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन कैन बी वाइडली बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी चेंज हो जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन जो है वो चेंज हो जाती है वेरी वाइडली, हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर्मलाइजेशन के एतबार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को ले लें, एक हॉस्पिटल को ले लें, इसी तरह मैंने बताया आर्मी को ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, जुडिशरी को ले लें, गवर्नमेंट की किसी शुगर मिल को ले लें, गवर्नमेंट की किसी वापडा को ले लें, आप वासा को ले लें, हर इदारे में जो फॉर्मलाइजेशन है दैट वेरी वाइडली मुख्तलिफ होती है, फॉर्मलाइजेशन का लेवल जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये हमने वो 6 की एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं जी। 6 की एलिमेंट्स जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम डिस्कस कर चुके थे। 3 एलिमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, 3 अब हमने डिस्कस कर लिए हैं जी। टोटल 6 की एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन को डिटरमिन करते हैं। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजन अबाउट 6 की एलिमेंट्स। वर्क स्पेशलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में, डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिस्कस किया, चेन ऑफ कमांड को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हमने चेन ऑफ कमांड का एक पोर्शन था, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी, उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस किया।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करें। पेपर में ये अलग अलग पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं और ये 6 के 6 पॉइंट इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। आपको फिर इन्हें क्वेश्चन टाइम के लिहाज से मैनेज करना होगा। अपने लेक्चर को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स, स्ट्रक्चर की बेस पर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की में कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस दुआ के साथ मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।